6 अक्टूबर की रात के अंधेरे में क्रीमिया के ऊपर आसमान आग की लपटों से भर गया। इससे रूसियों में 2 बार घबराहट फैल गई। पहली बार जब यह घटना हुई और दूसरी बार जब उन्हें पता चला कि उन्हें कहां पर मारा गया है। उन्हें समझ आया कि यूक्रेनी ड्रोन ने शानदार रणनीति से रूसी वायु रक्षा को पार किया। कोई बड़ी बात नहीं थी जब तक उन्होंने नहीं जाना कि ड्रोन कहां और क्यों टकराए। उस हमले की याद उन्हें बहुत लंबे समय तक सताएगी। उस रात यूक्रेन ने सिर्फ ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने रूस की युद्ध मशीन के संतुलन पर ही वार कर दिया। कुछ लोग इससे नफरत करेंगे और इसे एल्गोरिदम में दबाने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ लाइक बटन दबाकर जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद। 6 अक्टूबर को यूक्रेनी ड्रोन रूसी रक्षा को चीरते हुए फियोदोसिया ऑयल टर्मिनल पर हमला किया। यह एक समन्वित हमला था जिसे रूस की विशाल वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने के लिए तैयार किया गया था। इससे निपटने के लिए उनके पास शानदार रणनीति थी। यूक्रेन के सैन्य योजनाकारों ने शायद समझ लिया था कि केवल एक प्रमुख तेल सुविधा जैसे फियोडोसिया पर हमला करने से तुरंत S-400 वायु रक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया होगी, जिससे हमला अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय हो सकता है। इसीलिए इसके बजाय उन्होंने हमला बांट दिया और रूस नियंत्रित क्षेत्र के अंदर कई जगहों पर एक साथ हमले शुरू किए। और जब क्रीमिया के ऊपर रात का आसमान लाल हो उठा तो मोर्चे से बहुत दूर एक और विस्फोट की गूंज ने संकेत दिया कि यूक्रेन का लंबी दूरी का अभियान अभी बस शुरू ही हुआ है। फियोडोसिया जलते समय ड्रोन का एक और झुंड रूस की 18वीं संयुक्त सेना के गोला बारूद डिपो पर हमला कर रहा था। कब्जे वाले क्रीमिया में क्रेमलिन की सप्लाई चेन की एक अहम कड़ी को तोड़ दिया गया। एक ही समय पर तेल रिफाइनरी और सैन्य हथियार केंद्र पर हमला करके यूक्रेन ने रूस को एक घातक दुविधा में डाल दिया। आप किसे बचाएंगे, अपना ईंधन या अपनी मारक क्षमता? रूस के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर निजनी नोवगोरोड ओब्लास्ट में गहराई तक यूक्रेनी ड्रोन ने स्वेरदलोव प्लांट पर हमला किया, जो रूस की सबसे बड़ी और सबसे गुप्त हथियार फैक्ट्रियों में से एक है। यह फैक्ट्री जर्जिन्स्क शहर में स्थित है, जो यूक्रेनी सीमा से लगभग 800 किलोमीटर या 497 मील दूर है। यह प्लांट रूस की सैन्य उद्योग का एक मुख्य आधार है, जहां तोप और विमान के गोले से लेकर गाइडेड एयर बम, एंटी टैंक मिसाइल वारहेड और सटीक निर्देशित गोला बारूद तक सब कुछ बनाया जाता है। यह प्लांट यूरोपीय संघ, यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और स्विट्जरलैंड की प्रतिबंध सूची में शामिल है। फिर भी यह रूस में औद्योगिक विस्फोटकों का सबसे बड़ा उत्पादक है। खनन उद्योग के लिए मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर चार्ज, तेल गैस क्षेत्र के लिए परफोरेटिंग चार्ज और भूकंपीय कार्यों के उपकरण। अक्टूबर 2024 में यूक्रेन की रक्षा, खुफिया और सुरक्षा सेवा के ड्रोन ने भी स्वेरदलोव संयंत्र पर हमला किया, जिससे हेक्सागन और ऑक्सीजन उत्पादन कार्यशाला को नुकसान पहुंचा। लेकिन इस बार हमला ज्यादा क्रूर था। यूक्रेनी ड्रोन ने स्वेरदलोव संयंत्र के कई हिस्सों को निशाना बनाया, जिससे जोरदार विस्फोट हुए। इससे उत्पादन सुविधाओं को नुकसान और रूस की सटीक हथियार बनाने की क्षमता भी बाधित हुई। लेकिन रूसी वायु रक्षा प्रणाली केवल अपनी तबाही देखने के लिए नहीं बनी है, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। मॉस्को के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उस रात पूरे देश में 251 ड्रोन को रोका गया, जिनमें से 20 केवल निजनी नोवगोरोड के ऊपर थे। फिर भी फियोदोसिया ऑयल टर्मिनल और स्वेरदलोव प्लांट दोनों ही नष्ट हो गए। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार कई विस्फोटों ने उस परिसर को झकझोर दिया, जिससे एक भीषण आग लग गई जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता था। मॉस्को को संदेश पूरी तरह स्पष्ट था। कब्जे वाले क्षेत्र में वायु रक्षा और प्रचार के बावजूद कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन जानता था कि उसका हमला चर्चा में रहेगा, लेकिन यह उसका मकसद नहीं था। वह रूस को महीनों, यहाँ तक कि सालों तक असली तबाही का सामना करते देखने का इंतजार कर रहा था। यह सब एक ही वजह से था। फियोदोसिया ऑयल टर्मिनल साधारण बुनियादी ढांचा नहीं था, यह प्रायद्वीप का सबसे बड़ा ईंधन भंडार था। मैंने ये नहीं बताया था कि फियोदोसिया ऑयल टर्मिनल यूक्रेनी कंपनी थी। यह अजीब लगता है जब तक असली वजह गहरी चोटें समझ न आए। रूस ने इसे 2014 में लौटाया था। 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन का स्वायत्त गणराज्य था। उसके बंदरगाह व्यस्त रहते और इंडस्ट्रीज कीव के तहत फल फूल रही थी। लेकिन शहर की रूसी भाषी बहुसंख्या मॉस्को के प्रचार अभियान के लिए एक आदर्श साधन बन गई। सुरक्षा की झूठी कहानी का इस्तेमाल
सैन्य कब्जे को सही ठहराने के लिए किया गया। 2014 में रूस के अवैध कब्जे के बाद यूक्रेनी राज्य फियोदोसिया ऑयल टर्मिनल को जब्त कर लिया गया, जो पहले तेल उत्पादों की आपूर्ति करता था। बाद में इसे चेर्नोमोन एप्टोगैस में मिला दिया गया, जो रूसी नियंत्रण में एक तथाकथित क्रीमियन राज्य उद्यम है। 2019 तक इसे 651 मिलियन रूबल में फर्मागुनास नामक एक संदिग्ध कंपनी को बेच दिया गया, जिसके प्रमुख वैलेंटिन ड्यूरोस थे, जो रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय से सेवानिवृत्त कर्नल हैं। पर गलती मत कीजिए, यह कोई साधारण डिपो नहीं बल्कि रूस के कब्जे का धड़कता दिल थी। लॉजिस्टिक्स, रेल, समुद्र और सड़क से जुड़ा हुआ यह डिपो 2,50,000 टन तक ईंधन संग्रहित और वितरित करता था, जो टैंकों, विमानों और आपूर्ति काफिलों को कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र में शक्ति देता था। और यूक्रेन का इस रिफाइनरी पर हमला रूस के लिए बहुत बड़ी बात थी। और भी ज्यादा डरावने थे वे दृश्य जिन्हें चश्मदीदों ने बयान किया। विस्फोट इतने बड़े थे कि आग की लपटें मीलों दूर तक आसमान को रोशन कर रही थीं। क्राइमियन विंड चैनल की रिपोर्टों में बताया गया कि तटरेखा के पार एक भयानक आग दिखाई दे रही थी, जबकि सर्की और कारचा एयरफील्ड्स के पास लगातार धमाके गूंज रहे थे। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने हमले की पुष्टि की और फियोडोसिया को तेल व पेट्रोलियम उत्पादों का अहम ट्रांसफर पॉइंट बताया। यह पहली बार नहीं जब यूक्रेनी गोला बारूद ने इस केंद्र को चौंकाया। अक्टूबर 2024 में यूक्रेन ने फियोडोसिया के समुद्री तेल टर्मिनल पर हमला किया। हमले से एक भीषण आग लग गई, जिससे नगरपालिका ने तकनीकी आपातकाल की घोषणा कर दी। हमले में डिपो के ईंधन टैंक क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन के हमले पर रूसी कमान में फिर अफरा तफरी मच गई। हवाई रक्षा तैनात कर दी गई, संसाधन कम पड़ गए और कब्जे वाले इलाकों में भ्रम फैल गया। रूस की मजबूत हवाई रक्षा के बावजूद यूक्रेन ने उसे चकमा देने का तरीका खोज लिया, एक ऐसा निर्मम तरीका जिससे रूस जानता है कि कभी भी हमला हो सकता है, फिर भी वह बस बेबस होकर विनाश होते देख सकता है। 3 अक्टूबर 2025 को फियोदोसिया हमले से सिर्फ 3 दिन पहले यूक्रेनी ड्रोन 1500 किलोमीटर या 232 मील रूसी क्षेत्र के अंदर तक उड़ गए। उन्होंने ओवनेस्योर्ग-सिंटेस ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जो रूस के अहम ऊर्जा केंद्रों में है। यह रिफाइनरी हर साल 66 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल प्रोसेस करती है, जिससे रूस की सेना और अर्थव्यवस्था को ऊर्जा मिलती है। विनाश हैरान कर देने वाला था। पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन, बिटुमेन, देश को चलाने, लड़ने और अपनी अग्रिम पंक्तियों को आपूर्ति करने के लिए जरूरी हर चीज इसी एक जगह से निकलती है। ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में कम से कम एक ड्रोन को रिफाइनरी परिसर के अंदर गिरते हुए दिखाया गया, जिससे काले धुएं का एक बड़ा गुबार आसमान में उठ गया। रूस की राय अलग थी। अधिकारियों ने हमले को कमतर दिखाने की कोशिश की। ओरेनबुर्ग के गवर्नर येवगेनी सोलिंतसेव ने कहा कि कोई हताहत या संचालन में बाधा नहीं हुई, लेकिन संदेश स्पष्ट था। यूक्रेन रूस के ऊर्जा साम्राज्य के केंद्र तक पहुंच सकता है। यह विनाश मुझे उस उद्धरण की याद दिलाता है। केवल वही लोग डर महसूस करते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है, लेकिन जो लोग अपने देश की शान के लिए लड़ते हैं वे कभी हार नहीं मानते। यही तो दुनिया अब देख रही है। रूस ने शुरू में इतना नुकसान किया कि यूक्रेन के लिए ये मरने या मारने वाली स्थिति बन गई। उन्होंने पलटवार कर हर कारगर तरीका अपनाया, जिसमें ड्रोन का उपयोग भी शामिल था। उन्होंने इसे इतनी अच्छी तरह से सीख लिया कि शायद पूरी दुनिया उनके ड्रोन से जुड़े हर कदम का अध्ययन करती है। रूस ज्यादातर बेअसर रहा। आखिरकार ड्रोन कितनी दूर उड़ सकते हैं? फाइटर जेट्स की तरह नहीं, इनकी सीमा सीमित होती है। रूस जानता था कि यूक्रेन दूर के लक्ष्य नहीं मार सकता जब तक यूक्रेन ने उसे गलत साबित नहीं किया। कितनी शानदार रणनीति! यूक्रेन को न जान जोखिम में डालनी है, न अरबों उपकरणों पर खर्च करना है, फिर भी वह रूस को तबाह कर रहा है। जिस दिन यूक्रेन ने ओवनेस्योर्ग-सिंटेस तेल रिफाइनरी पर हमला किया, उसकी सेनाओं ने बेरेजनिकी केमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला किया, जो यूक्रेनी सीमा से लगभग 1700 किलोमीटर दूर है, यानी रूसी क्षेत्र में लगभग 1000 मील अंदर। दोनों धमाके इतने जबरदस्त थे कि परम बेरेजनिकी के अज्योद केमिकल प्लांट में उसी शाम को कामकाज रोकना पड़ा। अज्योद रूस का एकमात्र उत्पादक है अमोनियम नाइट्रेट लिक्विड, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेट साल्ट्स का, जो कृषि और विस्फोटकों दोनों के लिए बेहद जरूरी सामग्री हैं।
दोनों सुविधाएं जो यूक्रेनी मोर्चे से काफी दूर हैं, यह दिखाती हैं कि युद्ध अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। अब यूक्रेन रूस की औद्योगिक जीवन रेखाओं को निशाना बना रहा है, लेकिन यह सब यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए खास हथियार के बिना संभव नहीं था। रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों पर हमला करना आसान नहीं था। वो पारंपरिक बॉम्बर्स और बड़े हवाई हमलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वे सफल रहे। यह AN-196 ल्यूती ड्रोन का काम था, जो लंबी दूरी तक उड़ने वाली मशीनें हैं और 1500 किलोमीटर या 930 मील तक उड़ सकती हैं। हर हमला रूसी क्षेत्र में और गहराई तक पहुंचता है, हवाई सुरक्षा को चकमा देता है और रूस के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता है। सफलता इतनी बड़ी थी कि यह सामान्य हो गई। सिर्फ सितंबर में ही 19 प्रमुख रूसी ऊर्जा और औद्योगिक सुविधाओं पर हमला हुआ। रजाइजोन, सारातोव, किरोए, नोवा, एस्ट्रॉन, रिफाइनरी, गैस प्लांट, डिपो, पंपिंग स्टेशन सभी एक के बाद एक निशाना बने। हर हमले के बाद आपातकालीन मरम्मत, लॉजिस्टिक्स मार्गदर्शन और भंडार का उपयोग करना पड़ता है। नुकसान लगातार बढ़ रहा है। यूक्रेन सिर्फ यह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मुख्य जीवन रेखाओं को निशाना बना रहा है। ईंधन, उर्वरक, गोला बारूद और औद्योगिक केंद्र वही मुख्य धमनियां हैं जो रूस को चलाए रखती हैं। हर ड्रोन हमले से रूसी आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो रही है और दरारें साफ दिख रही हैं। प्रचार इसे नहीं छुपा सकता। तबाही के वीडियो वायरल हुए जिससे दुनिया को साफ सबूत मिले, लेकिन यह यूक्रेन का असली मकसद नहीं था। दुनिया ने सोचा कि लक्ष्य तेल रिफाइनरियों को नष्ट करना था, लेकिन असली हमलों के महीनों बाद इसका असर दिखना शुरू हुआ। मॉस्को के अधिकारी कहानी बदलना चाहते थे, लेकिन जनता ने सच्चाई देखी। हर खरीद पर 30 लीटर डीजल की सीमा है और घबराहट में खरीदारी तेजी से बढ़ रही है। यह तो बस ट्रेलर है। रूसी नागरिकों के लिए ट्रेलर और सरकार के लिए अंत है। कब्जे वाले क्रीमिया और सेवास्तोपोल में ईंधन की कमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देश भर में 17,000 पेट्रोल पंपों के डेटा से पता चलता है कि दक्षिणी फेडरल जिला, जिसमें मॉस्को झूठे तौर पर क्रीमिया को शामिल करता है, सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 14% पेट्रोल पंपों ने ईंधन बेचना बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार क्रीमिया के कब्जाधारी अधिकारियों ने 30 दिन के लिए ईंधन की कीमतें स्थिर कर दी हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूसी रिफाइनरियों पर असर पड़ा, जिससे कमी और बढ़ गई। पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म है, लंबी कतारें सुनसान सड़कों तक हैं। रूसी बलों में निराशा बढ़ रही है। इज्वेस्टिया के अनुसार साल की शुरुआत से ईंधन की कीमतें 40-50% बढ़ी हैं, जिससे महंगाई का दबाव बढ़ा है। यह पुतिन के खिलाफ विद्रोह की वजह बन सकता है, सिर्फ ईंधन के दाम बढ़ाने से नहीं। गैस की कीमतें आसमान छूने के कारण कई रूसी पेट्रोल पंप मालिकों के सामने अपना कारोबार बंद होने का खतरा है। 24 सितंबर को कोमा संत ने रिपोर्ट किया कि कब्जे वाले क्रीमिया और सेवास्तोपोल में लगभग आधे पेट्रोल पंपों ने गंभीर आपूर्ति बाधाओं के कारण पूरी तरह से पेट्रोल बेचना बंद कर दिया है। ये कमी यूक्रेनी ड्रोन हमलों की एक लहर के बाद आई है, जिसने अगस्त में रूस के तेल नेटवर्क को झकझोर दिया था। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 से रूस की 38 में से 16 तेल रिफाइनरियों पर हमला हुआ है, जिससे डीजल निर्यात 2020 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह क्रेमलिन की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका था, जो आंकड़ों से और साफ होता है। सितंबर के अंत तक रूस की प्राथमिक तेल रिफाइनिंग क्षमता का 38% यानी लगभग 3,38,000 टन प्रतिदिन बंद था। इन ईंधन की कमी में से लगभग 70% यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण हुई थी, जिन्होंने रूस की कुल तेल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 1/4 यानी करीब 2,36,000 टन प्रतिदिन ठप कर दिया था। अगस्त में पेट्रोल और डीजल का उत्पादन 6% गिर गया और सितंबर में इसमें और 18% की गिरावट आई, जिससे 10 लाख टन की कमी हो गई, जो घरेलू खपत का 20% है। यह आपदा बहुत तेजी से फैल रही है। ईंधन की कमी ने सरकालिन से निजनी नोगोरोड तक 20 से अधिक क्षेत्रों को प्रभावित किया, जिसमें सुदूर पूर्व और क्रीमिया सबसे अधिक प्रभावित हैं। मॉस्को ने जवाब में पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाई और घरेलू बाजार स्थिर करने को ईंधन आयात की कोशिश की है। और अब यह कहानी हमें रूस के औद्योगिक केंद्र में और भी गहराई तक ले जाती है। रूसी फ्यूल यूनियन ने चेतावनी दी है
कि पेट्रोल पंपों की लाभप्रदता नकारात्मक हो गई है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में थोक कीमतें अब खुदरा कीमतों के बराबर या उससे भी अधिक हो गई हैं। 2 महीने तक की शिपमेंट में देरी से पूंजी खत्म हो रही है और स्वतंत्र ऑपरेटरों को, जो रूस के लगभग 60% पेट्रोल पंप चलाते हैं, बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब शीर्ष रूसी बुद्धिजीवी खुद ये कह रहे हैं तो आपको सबूत की क्या जरूरत है? रूसी अर्थशास्त्री व्लादिस्लाव इनोजेमसेव के मुताबिक यूक्रेन द्वारा रिफाइनरियों पर हमला सही था, जिससे रूस को वर्षों में सबसे गंभीर ईंधन संकट झेलना पड़ रहा है। उनका अनुमान है कि मई से 300 से अधिक स्वतंत्र ईंधन विक्रेता बंद हो चुके हैं। मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं रूस ने पलटवार क्यों नहीं किया। रूस एक के बाद एक अपनी रिफाइनरियों को आग की लपटों में जाते हुए देखकर गुस्से से भर गया था। यूक्रेनी ड्रोन हमलों के तहत यूक्रेन के रूसी क्षेत्र में हमलों के बाद क्रेमलिन ने गुस्से में जवाब दिया। मिसाइलों और ड्रोन ने पूरे यूक्रेन पर इस साल के सबसे बड़े रात भर के हमलों में से एक में बारिश कर दी। पश्चिमी लवीव में एक परिवार समेत कम से कम 5 नागरिक मारे गए। उनका घर मलबे में बदल गया। घंटों तक रात का आसमान जलता रहा। 140 ड्रोन और 23 मिसाइलें तबाही की लहर में दागी गईं। लवीव, कुर्त्सोव, विनित्सिया, चेरनिहिव और ओडेसा में धमाकों की गूंज सुनाई दी। यह तो बस शुरुआत थी। ऊर्जा सुविधाओं पर हमला हुआ, गैस पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा और 73,000 से अधिक घर अंधेरे में डूब गए। रूस ने साबित किया कि वह दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में क्यों है, लेकिन इसकी गहराई ने असली सच्चाई उजागर कर दी। रूस का बदला शक्तिशाली दिखा, लेकिन सर्दी के पास आते और कूटनीति विफल होते यह हताश ताकत का प्रदर्शन भी था। लेकिन ये हमले कुछ और भी उजागर करते हैं। मॉस्को का डर, क्योंकि हर बार जब वह मिसाइल दागता है, यूक्रेन के ड्रोन हमला कर उस ईंधन को काट देते हैं जो मिसाइलें उड़ाती हैं। रूस में भी बत्तियां बुझी। 5 अक्टूबर को यूक्रेन के हमलों की एक लहर ने बेलागोरोड शहर को निशाना बनाया, प्रमुख ऊर्जा सुविधाओं को ठप कर दिया और पूरे इलाकों को अंधेरे में डुबो दिया। लगभग 40,000 लोग बिना बिजली के रह गए जब विस्फोटों ने 7 नगर पालिकाओं को हिलाया, जिससे क्षेत्र की बिजली लाइनें और ट्रांसफार्मर ठप हो गए। गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लाडकोव ने इसे भारी नुकसान कहा। अस्पताल आपातकालीन बिजली पर चलने लगे, स्कूल बंद हुए और शहर में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि एक दिन बाद भी 2 दर्जन से अधिक बस्तियां बिना बिजली के रहीं। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी की इंटरसेप्टेड कॉल ने अफरा तफरी उजागर की। शेचेबेकिनो का पूरा इलाका बिना बिजली के था, ठीक उसी समय जब रूस अभी भी इन जख्मों से उबर रहा था और यूक्रेन ने उसे यह दिया, वही जिनके बारे में अब हर कोई बात कर रहा है। यूक्रेन ने 6 अक्टूबर को रणनीतिक रूप से फियोदोसिया ऑयल टर्मिनल और निजनी नोवगोरोड ओब्लास्ट आर्टिलरी सुविधा पर हमला किया। और अब रूस के लिए तस्वीर और भी गहरी हो गई है, क्योंकि ईंधन न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, बल्कि रूसी सेना की रीढ़ भी है। टैंक, जो कभी हमलों की धार थे, अब आक्रामक अभियानों में सिर्फ 4% ही ईंधन की कमी के कारण हिस्सा ले रहे हैं। 90% से ज्यादा हमले बिना बख्तरबंद गाड़ियों, पिकअप ट्रकों, वैन, क्वाड बाइक, पिग, मोटरसाइकिलों, यहाँ तक कि गोल्फ कार्ट से किए जा रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना ईंधन की कमी से जमींदोज हो गई है और अब जुगाड़ पर मजबूर है। दूसरी ओर यूक्रेन के ड्रोन सटीक और लगातार हमला करने वाले युद्ध की पूरी संरचना को बदल रहे हैं। हत्या क्षेत्र तय किए गए हैं, आपूर्ति लाइनें काट दी गई हैं और रूस की हर बढ़त को विनाशकारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मॉस्को के पास विकल्प बहुत कम है। सवाल है कि रूस किसी तरह जीवित रह सकता है या नहीं, जीत सकता है या नहीं। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने युद्ध मशीन में अरबों डॉलर लगाए हैं। उसे लगा उसके पास मौके हैं, पर ये आंकड़े आते ही सब बदल गया। 3.5 साल बाद इस संघर्ष की कीमत अब रूस पर भारी पड़ रही है। रूस की रफ्तार धीमी हो रही है और बजट घाटा खतरनाक गति से बढ़ रहा है। अपने पुराने वादों के विपरीत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकार को वैल्यू एडेड टैक्स 20% से बढ़ाकर 22% करने की इजाजत दी है। मॉस्को का कहना है कि ज्यादा पैसा रक्षा और सुरक्षा में लगेगा, लेकिन सच्चाई साफ है, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था देश को खोखला कर रही है।
ईंधन डिपो, रिफाइनरी और रासायनिक संयंत्रों पर हर हमला यूक्रेन के लिए युद्ध में जीत ही नहीं बल्कि रूस की आर्थिक रीढ़ पर भी गहरी चोट है। रूस गुप्त रूप से जंग फंड करने के लिए एक अवैध तरीका इस्तेमाल कर रहा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। इन्हें शैडो शिप्स कहा जाता है। ये अक्सर पुराने टैंकर होते हैं जिनकी पहचान और मालिकाना हक छुपा हुआ होता है। ये सुविधाजनक देशों के झंडे तले चलते हैं। इनके पास उचित बीमा नहीं होता और ये धोखाधड़ी वाले तरीके अपनाते हैं, जैसे कि अपनी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर देना ताकि पकड़े न जाएं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के अनुसार रूस का शैडो फ्लीट अब लगभग 1000 पुराने जहाजों का है जिनकी कुल डेडवेट क्षमता 10 करोड़ टन से अधिक है। पर्यावरण एनजीओ स्काईट्रुथ की सैटेलाइट इमेजरी और केपलर के शिपिंग डेटा को मिलाकर की गई जांच में पता चला कि कम से कम 5 रूसी शैडो टैंकरों ने यूरोप के तटों के पास तेल रिसाव किया। ऐसे जहाजों से बड़े तेल रिसाव की लागत 14 अरब यूरो तक हो सकती है और मालिक न मिलने पर यह बोझ यूरोपीय टैक्स दाताओं पर आ सकता है। सोर्स मटेरियल और पॉलिटिको की रिपोर्ट से पता चला कि यूरोप इस बेड़े को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है और इनमें से 2 जहाजों पर यूके ने पहले ही प्रतिबंध लगाए हैं। यूके विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने शैडो फ्लीट को पुतिन का तेल मुनाफा बचाने का खतरनाक प्रयास बताया जो समुद्र को प्रदूषित कर रहा है और बुनियादी सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर विनाशकारी तेल रिसाव का खतरा बढ़ाता है। यूरोप और यूक्रेन दोनों इससे तंग आ चुके थे जब तक कि यूक्रेन ने इसका एक शानदार सीधा साधा समाधान नहीं ढूंढ लिया। उन्होंने कहा, अगर हम उन्हें समुद्र में नहीं पकड़ सकते तो हम उन्हें उनके स्रोत पर ही नष्ट कर देंगे। यूक्रेन ने शैडो जहाजों को रूस से निकलने से पहले तेल भरने के इंतजार के दौरान ही निशाना बनाना शुरू किया। पिछले साल यूक्रेन ने कई शैडो जहाजों पर हमला किया जबकि यूरोपीय प्रतिबंधों और सख्त निगरानी से रूस के लिए तेल परिवहन मुश्किल हो गया। रूस का यह गुप्त नेटवर्क मास्को के युद्ध कोष को भरा रखने के लिए बनाया गया है और यूक्रेन ने इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता वाले लक्ष्यों में शामिल कर लिया है। यूक्रेन ने रूस के शैडो जहाजों पर हमला कर उसके तेल गैस निर्यात रोकने की कोशिश शुरू की है। ये शैडो जहाज गुप्त पोत हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, नियमों और जांच से बचने के लिए काम करते हैं, मुख्य रूप से प्रतिबंधित सामान जैसे तेल के परिवहन के लिए। रूस जानता है कि यह कितना भयानक होगा और वह भी सिर्फ एक वजह से। रूस के संघीय बजट में तेल आय लगभग 1/4 है जो युद्ध फंडिंग की जड़ है। तो इस बार यूरोप ने मना कर दिया। फिनलैंड की ऊर्जा मंत्री सारी मुल्टिला ने यूरोपीय संघ से प्रतिबंधित तेल के परिवहन की पूरी वैल्यू चेन पर प्रतिबंध बढ़ाने का आग्रह किया। यूरोपीय आयोग ने रिफाइनरियों और वाणिज्यिक रजिस्ट्रियों जैसे मददगारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का वादा किया। साथ ही उन देशों पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखने की बात कही जो अभी भी इस बेड़े को सहयोग दे रहे हैं। 19 सितंबर को घोषित यूरोपीय संघ के 19वें प्रतिबंध पैकेज में रूस की शैडो फ्लीट के 118 और जहाज निशाने पर लिए गए। रूस की अर्थव्यवस्था जो तेल, सैन्य उत्पाद और उर्वरकों पर निर्भर थी, अब परफेक्ट स्टॉर्म का सामना कर रही है। यूक्रेन ने इन तीनों क्षेत्रों को निशाना बनाकर तेल रिफाइनरियों, हथियार कारखानों और उर्वरक व के विस्फोटक बनाने वाले रासायनिक संयंत्रों पर हमला किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण रूस अब अपने उत्पाद काले बाजार में भी नहीं बेच पा रहा है। घरेलू कमी और बढ़ती कीमतों के कारण रूस की अर्थव्यवस्था में दरारें अब छुपी नहीं हैं। आम लोगों पर असर साफ है, टैक्स बढ़े हैं, सप्लाई चेन पर दबाव है और जरूरी सामान मिलना मुश्किल हो रहा है। यह दबाव बढ़ती असंतुष्टि को हवा दे रहा है और पुतिन के सत्तावादी शासन के खिलाफ आवाजें लगातार तेज होती जा रही हैं। फिटनेस और स्वास्थ्य इंडस्ट्रीज पर सीधे टैक्स नहीं है, फिर भी असर पड़ रहा है। स्पोर्ट्स बरीज, सप्लीमेंट्स, उपकरणों और यहाँ तक कि कानूनी सेवाओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं। दैनिक जीवन और छोटे व्यवसाय भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। ईंधन की कमी, नष्ट रिफाइनरियां और बाधित लॉजिस्टिक्स अब सिर्फ सैन्य नहीं, नागरिक अर्थव्यवस्था में भी घुस गई हैं। रूसी सरकार राजस्व के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन हर कदम संकट बढ़ा रहा है। इस बीच यूक्रेन के हमले जारी हैं, जिससे रूस का बुनियादी ढांचा पंगु हो रहा है। कभी मजबूत रही अर्थव्यवस्था अब कमजोर हो गई है। हर विस्फोट, ड्रोन हमला और आपूर्ति की कमी दबाव बढ़ाती है
आंकड़े इस पर झूठ नहीं बोलते। रूस में आम नागरिकों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। लगातार दूसरे साल टैक्स बढ़ रहे हैं। 2025 की शुरुआत से 22% तक का प्रगतिशील व्यक्तिगत आयकर और 25% कॉरपोरेट टैक्स लागू है। छोटे व्यवसायों के लिए वार्षिक राजस्व में वैट छूट की सीमा लगभग 60 मिलियन रूबल से घटाकर सिर्फ 10 मिलियन रूबल कर दी गई है। क्रेमलिन को उम्मीद है कि नए टैक्स से उसके खाली खजाने भरेंगे और हर साल लगभग 13 ट्रिलियन रूबल 155 अरब डॉलर मिलेंगे। लेकिन आंकड़े एक और भी गंभीर कहानी बताते हैं। कॉमिसंट के अनुसार रूस के वित्त मंत्रालय ने चुपचाप अनुमान लगाया है कि देश की जीडीपी वृद्धि इस साल सिर्फ 1% रह जाएगी, जो पहले के 2.5% के अनुमान से काफी कम है। 2026 में वृद्धि शायद केवल 0.5% रहेगी, जो सरकार के 3% लक्ष्य से काफी कम है। मॉस्को में जिंदगी देखने में सामान्य लगती है। दुकानें और रेस्तरां खुले हैं, लेकिन कम लोग कपड़े खरीदने या बाहर खाने का खर्च उठा सकते हैं। बढ़ते वेट और महंगाई से आम रूसी लोगों पर दबाव बढ़ रहा है। यहाँ तक कि राजधानी में भी निवासी बढ़ती जीवन लागत से जूझने की बात करते हैं। जैसे जैसे युद्ध लंबा होगा, दबाव बढ़ेगा और क्रेमलिन अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की कोशिश करेगा। फिर भी घरेलू दबाव और कमजोर अर्थव्यवस्था के बावजूद पुतिन पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं। सवाल साफ है, भले ही वह सीमित युद्ध क्षेत्र में कुछ बढ़त ले लें, असल में क्या जीत पाएंगे। 24 फरवरी 2022 से, जिस दिन दुनिया बदल गई, रूस ने यूक्रेन की 28,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह यूक्रेन का 12% है, आकार में लगभग आयोवा राज्य के आधे जितना। क्रीमिया और डोनबास को मिलाकर रूस अब यूक्रेन के 19% क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। यह ओहायो राज्य जितना क्षेत्र अब क्रेमलिन की सेनाओं के कब्जे में है और युद्ध धीमा नहीं हो रहा है। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक रूस ने 241 वर्ग मील और कब्जा किया, जो पिछले महीने से 7% अधिक है। सिर्फ एक हफ्ते में 76 वर्ग मील रूसी नियंत्रण में आ गए, जो क्षेत्रीय बढ़त में 145% की बढ़ोतरी है। फिर भी इन बढ़तों की लहर के बीच यूक्रेन अभी भी रूस के अंदर अपना छोटा सा ठिकाना बनाए हुए है, जो कर्स्क और बेलगोरोद क्षेत्रों में 4 वर्ग मील में फैला हुआ है। लेकिन असली सवाल यह है, बात यह नहीं है कि रूस ने कितना इलाका कब्जा किया है या यूक्रेन के पास अभी कितना बचा है। सवाल है कि क्या रूस इन इलाकों के लोगों को खाना खिला सकता है। जब कारोबार दुनिया से कटे हों और सामान्य जीवन असंभव हो, आम लोगों को जिंदा रखना बुरा सपना बन जाता है। कीव से लेकर खार्किव तक, डनीप्रो से लेकर डोनबास तक, शहर रूस की लगातार बमबारी के नीचे कांप रहे हैं। सऊदी अरब में 9 महीने की कूटनीतिक बैठकों, ओवल ऑफिस की मीटिंग्स, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच एंकोरेज में आमने सामने की मुलाकात भी इस खून खराबे को नहीं रोक पाई है। यूरोप उस युद्ध विराम के लिए शांति सैनिकों पर बहस कर रहा है, जो कभी नहीं आता। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसी बातचीत के लिए दबाव डालता है जो कहीं नहीं जाती। रणनीतिक रूप से 2025 में रूसी सैनिकों की गतिविधियां और क्रेमलिन से आए बयान दिखाते हैं कि मॉस्को का मुख्य लक्ष्य डोनेट्स्क के शेष शहरों पर कब्जा करना है, जहां यूक्रेन अभी भी क्षेत्र के लगभग 25% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। गर्मी के मौसम की मुहिम ने रूस को कुछ रणनीतिक फायदे दिए, लेकिन कोई भी ऐसी बड़ी सफलता नहीं मिली जिससे युद्ध की दिशा बदल सके। अगस्त में स्लोवियांस्क के पास लाइमन पर हमले से संकेत मिलता है कि 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में रूस डोनेट्स्क के शहरों पर हमला कर सकता है। रूस को हर वर्ग किलोमीटर जमीन के लिए लगभग 100-150 सैनिकों की जान गंवानी पड़ती है। यूक्रेन में चल रहा यह युद्ध रूस के लिए पिछले 100 सालों में दूसरा सबसे घातक संघर्ष है, जिसमें रूसी हताहतों की कुल संख्या लगभग 10 लाख के करीब पहुंच गई है। यह संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और सोवियत संघ की सभी लड़ाइयों में हुई कुल संख्या के बराबर है। इन नुकसानों के बावजूद क्रेमलिन के राजनीतिक उद्देश्य और रणनीतिक योजनाएं वास्तव में बदली नहीं हैं। संघर्ष की भारी कीमत ने विश्लेषकों और ट्रंप प्रशासन को भी मानने पर मजबूर किया है कि रूस को युद्ध खत्म करना चाहिए। तर्क के हिसाब से यह सही लगता है,
लेकिन पुतिन रूस के राष्ट्रीय हितों या नागरिकों के जीवन सुधार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके लिए यह युद्ध पश्चिम के खिलाफ 100 साल से चल रही जंग का हिस्सा है और इतिहास में खुद को रूस के महान नेताओं में शामिल करने का एक तरीका है। इसीलिए उनका जोखिम सहन स्तर बहुत ऊंचा है। वह छोटे छोटे इलाकों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वह अपनी विरासत के लिए लड़ रहे हैं। एकमात्र चीज जो शायद उनके रवैये को बदल सकती है वो ये है कि अगर युद्ध जारी रखने से उनके शासन की सुरक्षा को खतरा हो जाए। इसी वजह से वे यूक्रेन के परमाणु बिजली घर पर हमला करने में नहीं हिचक रहे हैं। यहाँ तक कि चेर्नोबिल के पास भी, जहाँ रेडियोधर्मी तबाही का खतरा पूरे यूरोप पर मंडरा रहा है। हर हमला एक खामोश चेतावनी लेकर आता है। यह याद दिलाता है कि मॉस्को कितनी दूर तक जाने को तैयार है। शायद इसी कारण यूक्रेन की सेना रणनीतिक रूप से रूसी तेल रिफाइनरियों, हथियार फैक्ट्रियों और रासायनिक संयंत्रों को निशाना बना रही है। रूस के पास लड़ाई जारी रखने के लिए, जरूरी संसाधनों को काटने के लिए। लेकिन इस रणनीति के साथ जोखिम भी जुड़े हैं। अगर रूस सर्दियों में फिर यूक्रेन के पावर प्लांट्स पर हमला करता है तो नागरिकों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। बिजली न होने और जमा देने वाली ठंड में जिंदा रहना एक असली चुनौती बन जाता है और युद्ध दोनों पक्षों के लिए और भी ज्यादा क्रूर और अनिश्चित हो सकता है। यूक्रेन को अब भी अमेरिका और यूरोप का समर्थन मिल रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और रक्षा चल रही है। लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या रूस इस युद्ध को सर्दियों में झेल पाएगा बिना तेल, बिजली और स्थायी भरोसेमंद सहयोगी के? यह तो केवल समय ही बता सकता है।